मेरा नाम अर्चना है। मेरी शादी को अभी कुछ समय ही हुआ था। मेरा पति बांग्लादेश में काम करने के लिए चला गया। वो वहां से बहुत सारे पैसे भेजता था, तो मुझे कहता कि मेरी सारी बहनों को घर पर इनवाइट करो, उन्हें खाने पर बुलाओ। उनके ही आशीर्वाद से तो मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ। मेरी नंदे इस बात पर खुद पर बड़ा गर्व महसूस करती थी और रोजाना अपने बच्चों को लेकर मेरे घर आ जाती थी। मैं उनके लिए खाना बना बनाकर थक जाती थी। एक दिन मुझे बहुत तेज बुखार आ गया और बुखार की वजह से मैं खाना नहीं बना सकी। तब मेरी एक नंद ने मुझे बुरी तरह से पीट दिया, यहाँ तक कि मेरे बाल भी टूट गए थे। मुझे बहुत चोट लगी थी। उसने मुझे इतनी बुरी तरह से मारा और मेरे बाल खींचे कि मेरी बाल सर से उखड़ गए और मुझे गंजा कर दिया था। मेरे पति को ये बात पता चली तो उसने भी मेरी साइड नहीं ली, बल्कि अपनी बहनों की साइड से ही बोलने लगा। मुझ पर बहुत गुस्सा किया और कहने लगा कि गलती तुम्हारी ही होगी। मेरी बहन से माफी मांगो, वरना तुम्हें डिवोर्स के पेपर्स भेज दूंगा। मैं क्या कर सकती थी, मजबूर थी। अपने पति की बात मानना मेरे लिए बहुत बड़ी मजबूरी बन गया था। मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की, रो रो कर इंसाफ की गुहार लगाई। अचानक कुछ दिनों बाद ही मेरे पति का सारा कारोबार बर्बाद हो गया और वो बिना बताए घर लौट आया था। मेरी ऐसी हालत देखकर उसके होश उड़ गए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है, क्योंकि मेरी नंद ने तो उसे। मैं अपने 4 भाइयों की लाडली बहन थी। शादी से पहले मेरे सभी भाइयों ने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। मेरे भाई मुझे बहुत प्यार किया करते थे, मुझे राजकुमारी बनाकर रखते थे, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। काफी समय से वो मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे, कोई ऐसा रिश्ता जहां उनकी बेटी मायके की तरह राज कर सके। मगर अभी तक ऐसा रिश्ता उन्हें नहीं मिल पा रहा था। मेरे बहुत सारे रिश्ते आए थे, मगर मेरे भाइयों को उनकी बहन के लिए कोई परफेक्ट रिश्ता नहीं मिल पा रहा था। मैं भी किसी को पसंद नहीं करती थी। मैं चाहती थी कि मेरे भाई ही मेरी शादी अपनी मर्जी के मुताबिक करवाएं, क्योंकि मैं अपनी खुशी हमेशा अपने भाइयों की खुशियों में तलाश करती थी। मगर फिर एक दिन मेरे लिए राज का रिश्ता आया और फिर मेरे भाइयों ने मेरा रिश्ता राज के साथ फिक्स कर दिया। उनको राज मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट लगा था। राज के साथ मेरा रिश्ता पूरे 4 महीने लगा रहा था, क्योंकि राज के घर वालों को शादी की बहुत जल्दी थी। मेरे भाइयों को ये 4 महीने बहुत कम लग रहे थे। कुछ नहीं चाहते थे कि उनकी बहन विदा हो जाए, लेकिन ये तो विधि का विधान है कि हर बेटी को एक न एक दिन अपने ससुराल जाना है। और फिर मेरी शादी का दिन भी आ गया था। मेरे भाइयों ने मेरी शादी बड़ी धूमधाम से करवाई थी। शादी वाले दिन मेरे दिल की अजीब सी कंडीशन हो रही थी। अपने घर और अपने भाइयों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। उनको छोड़ने का मेरे दिल में बहुत बड़ा दुख था। मायके का हर कोना मेरी आंखों में समाया हुआ था और मैं अपना ये घर छोड़कर दूसरे घर जाने वाली थी। मेरे भाइयों ने मुझे बड़ी मोहब्बत के साथ विदा किया था और मेरे 4 भाई मेरी विदाई पर बुरी तरह से रो रहे थे। मेरी हालत भी कुछ ऐसे ही थी। जैसे ही मैं राज के घर पहुंची, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। जब गाड़ी का दरवाजा खुला और मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरे पति के कमरे में बैठा दिया गया था और कहा गया था कि ये तुम्हारा कमरा है, यहाँ बैठ जाओ। मैं कमरे में बैठी चारों तरफ को देख रही थी। कमरा छोटा था मगर अच्छा था और सजा हुआ था। हर चीज ढंग से रखी हुई थी। मेरे साथ कोई औरत अंदर नहीं आई थी। न मुझे चाय को पूछा गया था, न ही पानी दिया गया था। यहाँ तक कि किसी ने नमस्ते भी नहीं किया था। यहाँ के माहौल से मेरा दिल अजीब सा बोझल हो रहा था, लेकिन मैंने खुद को समझाया था कि शायद इन लोगों का अंदाज कुछ अलग है। शायद यहाँ का यही रिवाज होता हो, शायद इन लोगों का व्यवहार ही ऐसा हो। मेरी नंद जब कमरे में आई थी तो मैंने उससे कहा था कि मेरा सामान इधर रख दो, तो उसने बस हल्के से सर हिला दिया था और फिर वो पलटकर वापस चली गई थी। उसने ना नजरें मिलाई थी, ना कोई बात कही थी। वक्त गुजरा जा रहा था। बहुत देर से भूखी थी। कमरे में कुछ खाने पीने को भी नहीं रखा हुआ था, यहाँ तक कि पानी भी नहीं था। एक बार मैंने कमरे से बाहर झांक कर देखा तो दूर आंगन में मेरी सास बैठी हुई थी और उनके साथ 2-3 औरतें भी बैठी थीं और सब लोग बातों में बिजी थे। मैं वापस पलट कर आ गई थी, दरवाजा बंद कर लिया था। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके राज को फोन किया और कहा कि आप कब आएंगे, मैं आपका काफी समय से कमरे में बैठी हुई इंतजार कर रही हूँ। वो कहने लगा कि बस थोड़ी ही देर में आ रहा हूँ, तुम्हें क्या परेशानी है। मैंने धीरे से कहा कुछ नहीं,
बस भूख लग रही है, कुछ खाया नहीं है आज सुबह से। वो हंसा नहीं था, बस कहने लगा कि मैं आता हूँ, तुम्हारे लिए खाने का कुछ ले आऊँगा। जब राज कमरे में आया तो रात के 3 बज चुके थे। उसने आते ही पूछा कि तुमने कुछ खाया या नहीं? मैंने कहा नहीं, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, न कोई अभी तक कमरे में आया है। उसने कहा ठीक है, अभी रुको, मैं अभी आता हूँ। वो बाहर चला गया था। उसने बाहर जाकर किसी से बात की और वापस आकर कहने लगा कि बैठो, मैं खाना रखवा रहा हूँ। खाना आया तो रोटी बड़ी सख्त थी, सब्जी ठंडी थी, लेकिन भूख के आके शिकायत कैसी। फिर खाना खाने के बाद हम सो गए थे। सुबह को जल्द ही मेरी नंदी एक एक करके कमरे में आई और मामूली सा गुड मॉर्निंग किया। 2-3 बातें की और बस उनमें से एक कहने लगी कि भाभी, अपने कपड़े और सामान समेट लेना, यहाँ जगह बहुत कम है, हमारे बैग भी यहीं रखे जाएंगे। मैंने धीरे से कहा कि अच्छा ठीक है। वो दिन भी जैसे तैसे गुजर गया था और अगले दिन मैं जल्दी जाग गई थी। सुबह सवेरे स्नान किया, प्रार्थना की और उसके बाद तैयार होकर जब बाहर आई तो किचन से आवाजें आ रही थी। मेरी सास बोल रही थी कि देखो, नई बहू क्या क्या करती है, यह बस महारानी बनकर आई है। मैंने सुना था, लेकिन सब कुछ सुनकर भी अनजान बन गई थी। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुला और एक नंद ने कहा कि चलो भाभी, बर्तन धो लो, कल रात के बर्तन पड़े हुए हैं। ये सुनते ही मेरा मन किया कि इनसे कह देती हूँ कि मैं तो अभी नई नवेली दुल्हन हूँ, अभी तो आई हूँ, लेकिन मेरी जुबान बंद रही। मैंने खामोशी से बर्तन धोए, आंगन में झाड़ू दी। किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हें सब आता है, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। किसी को मेरी मर्जी से कोई मतलब नहीं था। बस जैसे यहाँ पर सब फिक्स था कि मुझे कौन सा काम कैसे करना है और कब करना है। जैसे सबके दिल ने फैसला कर लिया हो कि ये घर की बहू नहीं बल्कि नौकरानी बनकर आई है। सबने मान लिया था कि अब ये घर के काम करेगी। दोपहर तक मैंने सिर्फ 2 बातें की थी। एक बार अपनी सास से पूछा था क्या कुछ पका लूं, और एक बार नंद से कहा था कि ये कपड़े कहाँ रखते हैं। दोनों बार मामूली सा जवाब मिला था, जैसे वो मुझ पर कोई एहसान जता रही हूँ। मेरे अपने मायके में किसी ने भी मेरे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया था। दोपहर को जब खाना रखा तो सब अपनी थाली में रखा हुआ खाना खाने में बिजी थे। किसी ने कहा कि रोटी थोड़ी सख्त है, किसी ने कहा कि रोटी थोड़ी सख्त है, अगली बार ध्यान रखना, रोटी नरम पकनी चाहिए। मैंने नजर झुका ली थी। राज खामोश बैठा था, शायद थका हुआ था या शायद अभी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। शाम को मेहमान आ गए थे, कुछ दूर के रिश्तेदार थे। मैंने उनके लिए चाय और बिस्किट रख दिए थे। वापसी पर मेरी नंद ने मुझे धीरे से कहा कि भाभी, अगली बार कप उल्टे मत रखना, बुरा लगता है। मैंने गर्दन हिलाई, तब तक मेरा दिल थक चुका था। रात को कमरे में वापस आई तो राज बैठा हुआ था। उसने पूछा कैसा लगा तुम्हें ससुराल का पहला दिन और पहली रसोई, क्योंकि शादी के बाद जो दूसरा दिन निकला था वो तो मेहमानों के साथ रस्म रिवाज करने में गुजर गया था। सही मतलब तो यही था कि ये मेरा पहला दिन था। मैंने कुछ लम्हे सोच विचार किया, फिर कहा कि ये दिन थोड़ा अलग है। वो कहने लगा कि टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा और तुम्हें इस घर की हर चीज की आदत हो जाएगी। और फिर लाइट बंद कर दी। उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। मैं बहुत बुरी तरह से थक चुकी थी। एक अजनबी कमरा, अजनबी लोग और दिल में अजीब सी खामोशी थी। अगले दिन मेहमान आने थे। घर में कुछ हलचल थी, लेकिन मेरे लिए वो दिन ऐसा था जैसे किसी नई दुल्हन के लिए होना चाहिए। सब कुछ ढंग से हो रहा था, पर किसी में वो जोश नहीं था कि नई दुल्हन के साथ व्यवहार कैसा करना है। मेरी सास ने मुझे कमरे में बुलाया और कहने लगी कि देखो बहू, ये कपड़े पहन लेना और तुम्हें पार्लर जाना है। आज हमारे यहाँ बहुत अच्छे और स्पेशल मेहमान आ रहे हैं। वो तुम्हारी मुंह दिखाई करेंगे। तुम्हें पार्लर के लिए नरेश चाचा ले जाएंगे। मैंने चुपचाप सर हिला दिया था। उन्होंने एक सिल्क की साड़ी मेरे बैग में रख दी थी। तभी दरवाज़ा खुला और मेरी छोटी नंद अंजू अंदर दाखिल हुई थी। उसने कमरे में कदम रखते ही शब्दों का वार किया था। अरे मम्मी, ये साड़ी बैग में क्यों रख रही हो? अब दूसरों की तरह इसे भी सर पर मत चढ़ा लेना। खुद करेंगी ये अपना काम, ये कहीं की महारानी तो नहीं है। मैं जहाँ बैठी थी वहीं खामोश रह गई थी। पहली बार किसी ने मेरे बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था। मेरी सास ने ना तो उसे रोका था और न समझाया था कि अपनी भाभी के साथ किस तरह से बात करनी है। बस अपनी बेटी की बात पर हल्का सा मुस्कुरा दी थी और कहने लगी कि हाँ बेटी, तुम ठीक कहती हो, हम जरा ज्यादा ही नरम दिल के हो गए थे। मेरे हाथों में साड़ी थी, मगर दिल जैसे किसी और तरफ जा चुका था। मैं कुछ लम्हे वहीं खड़ी रही, फिर धीरे से कहने लगी
कि मैं खुद ले जाती हूँ बैग, तुम परेशान मत हो। अंजू ने ताना देते हुए नज़र मेरे ऊपर डाली थी और बाहर चली गई थी। इस हादसे ने कुछ लम्हों के लिए मुझे तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाल लिया था। न राज से कुछ कहा था, न किसी और से कुछ कहा था। उस शाम अच्छे से तैयार होने के बाद मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। मैं जब तैयार होकर बाहर आई तो सबकी नज़रें मुझ पर टिकी हुई थी, पर कोई भी मेरी तारीफ नहीं कर रहा था। मेहमानों के सामने तो सब कुछ ठीक ही था। उस दिन उन्होंने मेरे मायके वालों को भी बुलाया था। मैंने पूरी कोशिश की थी कि किसी को मेरे चेहरे की उदासी नजर नहीं आए। उस दिन सारे मेहमान चले गए तो थककर अपने कमरों में चले गए थे। मैं कमरे में आकर बैठी तो राज थोड़ा सा मुस्कुराकर कहने लगा कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने कहा चलो ये तो अच्छी बात है, और साथ ही थैंक यू भी कहा। मुझे सुकून था, सब ठीक से गुजर गया। वो कहने लगा कि तुम बहुत परेशान हो रही हो। मैंने नज़र चुराई और कहा नहीं, बस नींद कम हो गई है। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। घर में रोज कोई ना कोई बात सुनने को मिलती थी। ज्यादातर मेरी सबसे छोटी नंद अंजू ही कुछ ना कुछ कह देती थी। कभी कहती थी कि इतना टाइम लेकर तैयार क्यों होती हो, कभी कहती थी कि खाने में नमक कम होता है, कभी कहती थी कि सारा काम तुम खुद करो, मेरी मम्मी से क्यों करवा रही हो, मम्मी थक जाती है। मैं खामोश रहती थी, कुछ नहीं बोलती थी। राज की वापसी की तारीख करीब आ रही थी। वो बांग्लादेश में काम करते थे और शादी के सिलसिले में यहाँ पर आए हुए थे, और अब उन्हें वापस बांग्लादेश जाना था। इन 2 महीने में हमारे बीच कोई ख़ास मोहब्बत पैदा नहीं हो सकी थी। वो ठीक से मुझे टाइम नहीं दे पा रहे थे, ज़्यादातर मोबाइल या टीवी में बिजी रहते थे। जब मैं उनसे कुछ पूछती तो कहते कि काम के बारे में सोच रहा हूँ। एक दिन मैंने कहा, आप जा रहे हो और मुझे तो लगता है कि मैं अभी भी अजनबी हूँ यहाँ पर। उन्होंने मेरी बात का बहुत मामूली सा जवाब दिया था। कहने लगे थे कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, सबके साथ ऐसा ही होता है। उनकी बात पर मैं खामोश हो गई थी। मैं समझ गई थी कि मेरी बातों का वजन राज के लिए ज्यादा नहीं है। उन्हें लगता था कि मैं नाजुक से दिल की हूँ, या वक्त से पहले शिकायत करने लग जाती हूँ। मैंने एक बार भैया को फोन किया था, लेकिन बस उनके हालचाल पूछे थे, उन्हें कुछ नहीं बताया था। उन्होंने कहा, अर्चना तुम्हारा वहाँ दिल नहीं लगता तो कुछ